एपिसोड की स्टार्टिंग कुछ स्टूडेंट को दिखाते हुए होती है जो अपने मिडिल स्कूल सेरेमनी एंजॉय कर रहे थे। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर आइजू रेंतारो दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को डेट पे चलने के लिए बोलता है। वो लड़की शर्मा जाती है और उसकी काफ़ी तारीफ करती है, जैसे तुम कितने अच्छे हो, तुम दूसरों से अलग हो और शरीफ हो। ऐसा लगता है जैसे वो हाँ बोलेगी, लेकिन एंड में वो बोलती है मुझे तुम्हें देख के उल्टी आती है। ये सुन के आइजू को सदमा लगता है और वो सैड हो जाता है क्योंकि ये उसका पहला रिजेक्शन था। अगले सीन में आइजू रोते हुए दिखता है। उसके फ्रेंड के पूछने पे यही पता लगता है कि आज उसका रिजेक्शन 100 हो चुका है। उसका फ्रेंड उसका मजाक उड़ाता है और ये बोलता है इतने रिजेक्शन के बाद भी तुम लगे हो, मानना पड़ेगा। आइजू 8 महीने की उम्र से ही लाइन मारना सीख चुका था, लेकिन अब तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। वो बस एक गर्लफ्रेंड चाहता था जिसके साथ वो घूमे फिरे और बाकी समझ जाओ। उसका दोस्त उसे बस यही बोलता है ऐसे ही रिजेक्शन मिलते रहे तो सुसाइड मत कर लेना यार। अब आइजू एक टेंपल के सामने जाकर जीएफ की भीख मांगता है। तभी अचानक वहाँ के एक बॉक्स से गॉड निकलते हैं, जिसे देख आइजू डर जाता है। लेकिन वो गॉड एक लव गुरु निकलते हैं जो आइजू को बताते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हाई स्कूल में मिलेगी जिसका नाम तुम्हारे जन्म के साथ ही जुड़ गया था। जब वो मिलेगी तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी सोलमेट एक नहीं 100 होंगी। ये सुन के आइजू शर्मा जाता है। अगले सीन में आइजू हाई स्कूल में आ चुका था। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। अब वो अपनी क्लास की ओर जा रहा होता है। तभी वो 2 लड़कियों से टकरा जाता है। उन लड़कियों का नाम हकारी और कराने था। खैर, टकराने से अचानक उन तीनों को एक झटका सा लगता है। जैसा कि गॉड ने बोला था, उसे लगता है शायद यही मेरी सोलमेट है। वो उन लड़कियों को घूरता है, फिर उन्हें उठाने जाता है, लेकिन वो लड़कियां पैर में मोच का बहाना बनाती है और हेल्प मांगती है। और सेकंड वाली भी अपनी फ्रेंड को देख के मोच का बहाना बनाती है। ये देख आइजू खुद को पंच मारने लगता है, ये सोच के कि वो चलता फिरता तबाही है। अब वो उन दोनों को ले जा रहा होता है नर्स के पास, लेकिन वो दोनों आइजू के लिए लड़ने लगते हैं और उसे चिपक के रहते हैं। ये देख आइजू को यकीन नहीं होता क्योंकि आज तक वो किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया था। तभी वहाँ 2 लड़कियां एक अफवाह के बारे में बात करती हुई जाती है। दरअसल उनके यार्ड में एक पिंक क्लवर का बगीचा है। अगर तुम्हें वहाँ 4 लीफ वाले क्लवर मिला, उसके बाद तुम अगर किसी को भी सेट करना चाहो तो कर सकते हो, सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। ये सुन के हकारी और कराने दौड़कर चली जाती हैं। ये देख आइजू हैरान था कि अचानक मोच ठीक कैसे हो गया। अब आइजू की क्लास खत्म हो गई थी। वो उन 2 लड़कियों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे वो 2 लड़कियां दिखती है जो यार्ड में वही पिंक लीफ खोज रही थी। वो ये देख हैरान था कि कोई लड़की उसके लिए इतनी मेहनत भी कर सकती है। वो वहाँ उनके लिए ड्रिंक्स लेके जाता है, पर वहाँ से हकारी गायब थी, सिर्फ कराने थी। आइजू से पूछता है वो लीफ मिली क्या, पर वो बात को घुमा देती है। तभी वो कराने को ड्रिंक देता है। वो ड्रिंक लेके उसे शुक्रिया बोलती है और शर्मा के भाग जाती है। अब वहाँ हकारी आ गई थी। वो उसे भी ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो लौंडिया रोमांटिक हो रही थी। वो आइजू को इनडायरेक्टली किस करने की सोचती है, इसलिए वो ड्रिंक पहले आइजू को पीने बोलती है। आइजू काफी बात घुमाता है, लेकिन एंड में उसे पीना ही पड़ता है। अब वो ड्रिंक वो छोड़ी ऐसे पी रही थी जैसे आइजू को किस कर रही हो और सारी ड्रिंक खुद पे गिरा लेती है, यहाँ तक कि ड्रिंक भी बर्बाद हो जाता है। ये देख वो रोने लगती है कि उसका किस बर्बाद हो गया। खैर, आइजू उसे हैंकी देता है स्कर्ट साफ करने के लिए, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और इस पॉइंट पे आइजू का सपना पूरा होता है। वो छोड़ी उसे प्रपोज करती है। आइजू ये सुन के रोने लगता है और उसका आंसर देने जाता है कि वहाँ कराने आ जाती है, जो ये सीन देख लेती है और उसके हाथ से सारे ड्रिंक्स के कैन गिर जाते हैं जो वो आइजू के लिए लाई थी। अब वो गुस्से में हकारी से लड़ने लगती है कि तू बीच में कहाँ से टपक गई, आइजू को मैं पसंद करती हूँ। यही बहस दोनों में चलती है। कराने सीधा आइजू को बोल देती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। किसे चूज करना है बोलो। उसका फेस लाल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता किसे चूज करे, इसलिए वो एक दिन का टाइम मांगता है। अब वो पूरी रात यही सोचता है किसे चूज करूं, दोनों ही मस्त हैं। इसलिए वो उसी टेंपल में चला जाता है जहाँ वो गॉड बोलते हैं तुम्हारे जन्म के टाइम मुझसे एक गलती हो गई थी। मैं तुम्हारे फॉर्म भरते हुए टीवी देख रहा था, जिस कारण मैंने सोलमेट 100 कर दी थी, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ आइजू को ये भी पता लगता है
अगर वो किसी एक को चूज करेगा तो दूसरी टपक जाएगी, इसलिए अगर दो है तो दोनों के साथ ही रोमांटिक वे में रहना होगा। ये सुन के वो रोने लगता है क्योंकि अब चूज करना तो और भी मुश्किल हो गया था। वो उनपे गुस्सा करता है लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। अब वो रास्ते में बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है ये सोच के कि किसी एक को चूज करूंगा तो दूसरी टपक जाएगी। तभी उसे आइडिया आता है और वो दोनों के साथ डेट पे जाने का सोचता है, बिना उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चले और दोनों को मरने से भी बचा लेगा ये सोच के। अगली सुबह वो दोनों के पास पहुंच चुका था। आइजो की हालत खराब थी, यानी उस पे मिट्टी लगी हुई थी। वो उन दोनों के सामने झुकता है और दोनों को डेट पे चलने के लिए बोलता है और ये भी कि वो उन दोनों से कितना प्यार करता है, क्योंकि वो उन दोनों को झूठ बोलना नहीं चाहता था। वो प्रॉमिस भी करता है कि वो उन दोनों को बहुत खुश रखेगा। यहाँ तक कि वो 4 लीफ वाला फ्लावर भी लाया था। ये देख दोनों हैरान थे, पर कराने नहीं मानती ये सब और अभी भी उसे गुस्सा आ रहा था कि वो दोनों के साथ डेट पे कैसे जा सकता है। लेकिन हकारी मान जाती है, उसे कोई दिक्कत नहीं थी अगर आइजू दोनों के साथ डेट करे तो, क्योंकि वो आइजू के प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो उससे जाकर चिपक जाती है। अब ये चीज कराने देख नहीं पाती। वो गुस्से में थी लेकिन वो आइजू से चिपक जाती है, ये बोलते हुए कि मेरा अच्छे से ख्याल रखना वरना बहुत बुरा होगा। अब आइजू प्रॉमिस करता है कि वो दोनों को खुश रखेगा। ये देख दोनों उसके कंधे पे सर रख देती हैं और यहाँ से आइजू की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। लेकिन अभी भी 98 सोलमेट बाकी है। उनकी एंट्री भी जल्द हो जाएगी आने वाले टाइम में। अगली सुबह आइजो एक खम्बे से अपनी जीएफ बनने की खुशी बांट रहा था, मतलब निब्बा सठिया गया था। तभी वहाँ उसकी दोनों जीएफ आ जाती है। उन दोनों के नेचर काफी अलग टाइप के थे। एक आइजो से काफी रोमांटिक मूड में बात करती थी, दूसरी रोमांटिक होना चाहती थी लेकिन उसका गुस्सा बीच में आ जाता था। खैर यहाँ हकारी उसके हाथ पकड़ती है जिससे आइजो शर्मा के लाल हो जाता है। अब आइजो कराने का हाथ पकड़ लेता है। कराने गुस्से में थी लेकिन फिर भी वो उसके साथ चल देती है। अब तीनों लाल टमाटर लग रहे थे और कुछ नहीं। शर्माते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं स्कूल। अब हमें वाइस प्रिंसिपल दिखाई जाती है जो एक लड़के का पीछा कर रही थी। दरअसल वाइस प्रिंसिपल महाठर की औरत थी जिसका खा पी के काम नहीं था, बस वो एक ही तलाश में रहती थी कि कोई लौंडा उसे हॉल में दौड़ते हुए दिख जाए। उसके बाद वो दौड़कर उनका पीछा करती थी और फ्रेंच किस करती थी। इतनी बड़ी ठड़की औरत थी वो। खैर यहाँ उन दोनों को पता लगता है आइजो ने कभी भी किसी से किस नहीं किया, इसलिए अब वो दोनों सोचती है कि कौन पहले आइजो को किस करेगा। अब वो तीनों बैठे थे जहाँ हकारी आइजो के लिए एग रोल लाई थी। वो उसे खिलाती है। ये देखना कराने से बर्दाश्त नहीं होता और वो भी अपनी कुकीज निकाल के उसके मुंह में डालने जाती है, लेकिन गुस्से में आइजो की आंख में कुकीज चली जाती है। लेकिन आइजो वो कुकीज खाकर काफी खुश होता है। अब हकारी आइजो को एक स्टिक टाइप का कुछ खाने को देती है, लेकिन दूसरी ओर से वो भी उसे खाने लगती है, यानी वो उसे किस करने का बहाना खोज रही थी। ये देख आइजो काफी घबरा जाता है, लेकिन ये चीज कराने से फिर नहीं देखी जाती और वो दूसरा स्टिक अपने मुंह में डाल के उसकी मुंह की जगह उसके आंख में घुसेड़ देती है। अब यहाँ आइजू को लेके दोनों खिलौने की तरह खेल रही थी कि पहले किसकी बारी है। वो दोनों आइजू को किस करने के लिए मर रही थी, वो भी उसका फीवर का बहाना देके और चेकिंग करने के बहाने, और दोनों पागल बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ पड़ती है। ये देख आइजू सोचता है ये दोनों मुझसे किस करने के लिए लड़ रही है, मुझे यकीन नहीं होता। अब वो एक प्लान बताता है जिससे उन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, किसने पहले किया और किसने बाद में किया। आइजू उन दोनों को एक आईपॉड देता है जो वो लोग गेम के दौरान कान में लगाएंगी और गाने सुनेंगी। 2 डाइस और आंखों की पट्टी भी देता है। गेम कुछ ऐसा है, वो दोनों डाइस फेंकेंगी और जितने नंबर आएंगे उतने बार वो लोग डब्बे में राउंड लगाएंगी। इससे आइजू को पता नहीं रहेगा कौन कहाँ है, और आइजू भी डाइस फेंकेगा और जितने नंबर आएंगे वो उन हिसाब से उन तक पहुँचेगा और उन्हें किस करेगा। बात खत्म। पर गेम के दौरान आइजू को करेक्ट लोकेशन नहीं पता चलता कि वो कहाँ है, इसलिए उसका हाथ हकारी के कद्दू पे चली जाती है। पर इससे हकारी को दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो खुद ठरकी लौंडिया थी। अब यहाँ कराने के साथ एक कैट बदतमीजी कर जाती है जिसका अंजाम आइजू को भुगतना पड़ता है और वो अच्छा खासा पिट जाता है कराने से। अब वो अपना सड़ा हुआ गेम बंद कर देते हैं और यहाँ उन दोनों लड़कियों का झगड़ा फिर स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हर बारी के बाद हकारी टमाटर की तरह लाल हो रही थी और ये बात कराने को समझ नहीं आती, इसलिए वो दोनों काफी लड़ती हैं। लेकिन आइजो उनको लड़ने से मना करता है और सारी गलती खुद पे ले लेता है और ये बोलता है
कि मैं एक बिना एक्सपीरियंस वाला बॉयफ्रेंड हूँ और भाग जाता है। अब वो हॉल में दौड़ रहा था जहाँ वाइस प्रिंसिपल उससे फ्रेंच किस लेने के लिए उसके पीछे लग जाती है और पकड़ लेती है, जहाँ कराने आकर प्रिंसिपल का गला दबोच लेती है और हकारी सबको इन्फॉर्म कर देती है चिल्ला के। जो अब खोने के डर से वो प्रिंसिपल भागने लगती है और दूसरे लड़के के पीछे लग जाती है। अब यहाँ आइजू से बात करने के बाद वो दोनों लड़कियां अपनी लड़ाई बंद कर देती है, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि वो दोनों आइजू को कितना प्यार करती हैं। इसलिए अब डिसाइड होता है कि वो तीनों एक साथ किस करेंगे और टेरेस पे वो लोग एक साथ किस करने के लिए रेडी होते हैं। वैसे तीनों के तीनों यूएफओ लग रहे थे। अब वो तीनों लाइब्रेरी में थे जहां वो दोनों लड़कियां कुक बुक देख रही थी ताकि वो आइजू के लिए टेस्टी खाना बना सके, और यहाँ आइजू भी अपने लिए बुक देखने चाहता है। तभी वो किसी से मिलता है, जिससे मिलते ही उसे फिर से वही झटका लगता है और वो लड़की भी उसे घूरती रहती है। इससे पता चलता है तीसरी सोलमेट आइजू को मिल गई है। आइजू से जो लड़की टकराई थी वो शाही परिवार की प्रिंसेस थी, जिसकी जिंदगी अकेलेपन से भरी थी। यहाँ आइजू से टकराता है, तभी उसे झटका लगता है और उसे लगता है शायद यही मेरी सोलमेट है। पर वो लड़की कम एज की थी, जो फर्स्ट ईयर 4th क्लास में पढ़ती थी, जिसका नाम सुजुका था। वो एक लाइब्रेरियन थी जो आइजू के सामने काफी नर्वस हो रही थी, पर आइजू उसे रोकता है ये बोलते हुए कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे हैप्पी एंडिंग वाली कोई बुक खोज के दो। वो एक दो नहीं बुक्स का ढेर लगा देती है, जिसे देख आइजू हैरान था, लेकिन ये बुक सुजुका ने दिया था इसलिए वो ले लेता है। अब सुजुका अपना बुक भी उसे देती है, जिसे वो लेना नहीं चाहता था लेकिन ले लेता है और उसका शुक्रिया करता है। अगले सीन में वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास जाता है, जहाँ दोनों उसके लिए कुक बुक पढ़ रही थी, जिसे देख आइजू इमोशनल हो जाता है। अब रात हो गई थी। आइजू सुजुका की बुक पढ़ रहा था, जो कि लव स्टोरी और रोमांस के बारे में था। इस बुक में एडवेंचर भी था, जिसमें कामाकुरु नामक बंदा होता है जो प्रिंसेस की रक्षा करने का प्रॉमिस करता है और प्रिंसेस को एक बड़े से ड्रैगन से बचाता है। वहीं उन दोनों की नजरें मिलती है और उन्हें प्यार हो जाता है। लेकिन अब प्रिंसेस की शादी एक राजकुमार से होने वाली थी, जहां कामाकुरु से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उसे रोकने चाहता है। लेकिन यही पार्ट 1 खत्म हो जाता है, जहां आइजू ये स्टोरी पढ़ के रो देता है और उसे याद आता है मेरी सारी सोलमेट को एक साथ होना चाहिए, वरना कोई एक मर जाएगी। अगले दिन वो सुजुका की क्लास पहुंच गया था उसे बुक देने, जहां सुजुका उसे देख के नर्वस हो जाती है, लेकिन वो बुक का सेकंड पार्ट लाई थी, जिसे देख आइजू काफी खुश हो जाता है। उस बुक के बदले वो उसे कहीं ले जाने की बात करता है और सुजुका को वो ड्रिंक देता है। अब दोनों टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पता चलता है सुजुका कभी मुंह से नहीं बोलती, वो बुक के वर्ड दिखा के हमेशा बात करती थी। अब सुजुका लाइब्रेरी में थी, जहाँ उसे आइजू की याद आती है, जैसे वो उसे टकराया था। खैर अब 3 दिन निकल जाते हैं और सुजुका ये तीनों दिन आइजू का वेट करती है ताकि वो पार्ट 3 की बुक लेने आए। लेकिन सुजुका उसे उसकी गर्लफ्रेंड्स के साथ देख लेती है, जहाँ निब्बा निब्बी वाला गेम चल रहा था। ये देख सुजुका सैड हो जाती है, क्योंकि उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। अब हमें सुजुका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ उसे कुछ लड़कियां बुली करती है सिर्फ उसके बात करने के तरीके से। उसकी माँ भी उसे मारती थी, क्योंकि वो हमेशा बुक्स के जरिए बात करती थी। ये सोच के वो सैड थी कि कोई भी उसे दोस्ती नहीं करना चाहता। अगले सीन में वो अपनी क्लास में उदास बैठी थी, तभी वहाँ आइजू आ जाता है उसे खोजते हुए और उसके बुक्स के बदले वो उसे एक स्पेशल गिफ्ट देता है। दरअसल वो उसके स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड करके देता है और उस ऐप से सुजुका को किसी बुक को लेके घूमने की जरूरत नहीं थी। वो किसी से भी बात कर सकती थी और खास बात ये थी कि उसे टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, वो स्पीच वॉइस के जरिए बोल सकती थी। इससे बात करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब देख के सुजुका काफी हैरान और इमोशनल हो जाती है और अब आइजू उसे कुछ बोलने के लिए बोलता है, तो वो अब आइजू को सीधा आई लव यू बोलती है। ये सुन के आइजू फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो बस अपने मन की बात बताना चाहती थी, उसका आंसर भी वो नहीं मांगती। पर तभी आइजू उसे आई लव यू टू बोल देता है और उसे गले लगा लेता है। अगले सीन में वो अपनी दोनों जीएफ को सुजुका के बारे में बताता है, जहाँ सुजुका कांप रही थी। ये सुनकर आने आग बबूला हो जाती है, लेकिन हकारी रोने लगती है, ये सोच के कि आइजू कितना दयालु इंसान है, दूसरा प्यार होने के बाद भी वो उनके साथ है। खैर यहाँ आइजू फिर से एक बार प्रॉमिस करता है कि वो उन तीनों को बराबर प्यार करेगा, यानी कई गुना ज्यादा प्यार देगा। ये सुन के वो शांत होती है, लेकिन उनका मूड फिर भी खराब था।
अब आइजू अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को सुजुका से मिलवाता है, जहाँ सुजुका वॉइस रिकॉर्डर से बोलती है, मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। ये सुन के दोनों बोलती है, ये कैसा अजीब तरीका है। अब वो तीनों बात करते हैं, जहाँ हमें पता लगता है आइजू को उन तीनों की हैबिट के बारे में पता है। वो हैबिट जो हम अक्सर करते हैं, जो थोड़ा अजीब होता है, जैसे सुजुका को अपनी पसंदीदा बुक पढ़ते हुए पैर हिलाने की आदत थी। हकारी सोचते हुए अपनी उंगली दांतों के नीचे दबाती थी और कराने कुछ भी छुपाने की कोशिश करती थी तो अपने बालों को उंगलियों से घुमाती थी। ये सब वो तीनों को पता लगने पे वो शर्मा जाती हैं और बोलती है, आइजू हमारी इतनी परवाह करता है। खैर यहाँ सुजुका को पता लगता है आइजू पहले किस कर चुका है, इसलिए वो हिचकिचाते हुए उससे इस बारे में पूछती है, जिसपे वो ठरकी बोलता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ जब तुम तैयार हो। ये बात उसकी दोनों जीएफ सुन रही थी। अब उसकी दोनों जीएफ आइजू को खाना खिलाती है। खिलाते हुए उन दोनों के बीच फिर से कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सुजुका काफी शांत थी। ये देख आइजू एक गेम खेलने का प्लान करता है ताकि सुजुका उन दोनों से घुल मिल पाए। इस गेम में एक दूसरे को गुदगुदी लगाना था, जहाँ फिर से लौंडियों में आग लग जाती है। उनकी हरकतें अलग हो जाती हैं, लेकिन कोई हंसता नहीं है, बस वैसा स्माइल करती हैं। हकारी तो अलग ही लेवल की बंदी थी, वो तो फुल रेडी हो जाती है कुछ और ही गेम प्ले करने के लिए। कराने उसे सुना देती है। अब हकारी हंस नहीं रही थी, लेकिन उसके शकल से ठरकपन साफ दिख रहा था। अब बारी सुजुका की थी, लेकिन वो साइलेंट मोड पे हंसती है। अब दोबारा गेम प्ले होता है, जिसमें सुजुका जीत जाती है, यानी अब उसे गुदगुदी करनी थी, लेकिन वो आइजू को बस पोक कर रही थी। इतने में ही वो दांत फाड़ रहा था। अब यहाँ हकारी सुजुका को अपनी दुश्मन मानने लगी थी। गेम खत्म होने के बाद आइजू वॉशरूम भाग जाता है। उसके जाने के बाद कराने सुजुका पे भड़क जाती है और उसे बहुत बुरा भला बोलती है। उसका कहने का मतलब बस इतना था कि सुजुका खुद को इतना डरपोक क्यों दिखाती है। अगर उसके अंदर आइजू को लेके कोई फीलिंग्स है तो बाहर ला सकती है, क्योंकि वो भी उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये सुन के सुजुका डर गई थी, क्योंकि कराने काफी गुस्से वाली थी। वो भी सोचती है, क्या मैं इतना चिल्लाती हूँ। खैर सुजुका बोलती है, तुम दोनों ही उसकी पहली गर्लफ्रेंड हो और दोनों ही अट्रैक्टिव और सुंदर हो। मैं तो तुम दोनों से कंपटीशन कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं छोटी हूँ और देखने में भी सुंदर नहीं। ये सुन के दोनों के मन में सुजुका के लिए प्यार आ जाता है। लेकिन अब कराने बोलती है, तुम भी क्यूट हो, ऐसा नहीं है कि तुम सुंदर नहीं। अब हमें पता लगता है ये सब प्लानिंग आइजो ने किया था, ताकि वो एक दूसरे से घुल मिल जाए। आइजो बाहर से ये सब देख रहा था। अब वो अंदर आता है, जहाँ कराने और हकारी बोलती है, पोक करना कोई गुदगुदी नहीं होती। सुजुका तुम्हें अब अच्छे से गुदगुदी करेगी। उन दोनों लड़कियों को देख के सुजुका आइजो के पास जाती है और खुल के अपनी फीलिंग्स बताती है। मतलब अब वो भी किस करना चाहती थी आइजो को। आइजो ये सुन के शर्माता है, पर वो उसे किस कर देता है, जिसके बाद सुजुका फ्रीज हो जाती है। अब आइजो प्रसाद की तरह उन दोनों के हिस्सों में भी बढ़ जाता है। वो तीनों टमाटर जैसी लाल हो चुकी थी। खैर आइजो उन तीनों का शुक्रिया करता है कि वो तीनों बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड्स हैं। अब तीनों एक साथ हंसती हैं। अब बोर्ड पे रिजल्ट शो होने वाला था। आइजो की तीनों गर्लफ्रेंड वहाँ थी, लेकिन आइजो वहाँ नहीं था, क्योंकि वो अपने क्लासरूम में अपना फोन लेने गया था। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम AI नैनो था। वो उस लड़की को बोलता है रिजल्ट आने वाला है, लेकिन वो बोलती है मैं ही टॉप करूंगी, वहाँ जाकर टाइम बर्बाद नहीं करना। तभी उनकी आंखें मिलती है और फिर से एक झटका लगता है, यानी ये भी उसकी सोलमेट थी। आइजो फिर से एक बार पूछता है और निकल जाता है। अब आइजो की सारी गर्लफ्रेंड अपने रैंक से खुश थी, जिसे आइजो शाबाशी देता है। लेकिन कोई था जिसे पूरे नंबर मिले थे, और वो लड़की थी AI नैनो। अगले सीन में वो लोग लैब में थे, जहाँ ग्रुप बटा हुआ था। आइजो AI के ग्रुप में था, जो उसे बस घूर रहा था। उसे अपनी 3 क्यूट गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा अब AI नैनो सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। खैर आइजो का वहाँ हाथ कट जाता है, जिसे वो वाटर से धोने जाता है। तभी AI उसकी उंगली पकड़ती है और अपने मुंह में डाल लेती है, ये बोलते हुए कि ऐसे ही जल्दी ठीक होगी। ये देख आइजो बहुत शर्मा जाता है और उसे घूरता है। दूसरी ओर उसकी तीनों गर्लफ्रेंड का उस पर ध्यान ही नहीं था कि वो पीछे क्या गुल खिला रहा है। अब क्लास खत्म हो गई थी। आइजो AI के पास जाकर शुक्रिया बोलता है। वो उसकी सोलमेट थी, इसलिए उसे सेट करने के लिए वो बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन AI सख्त लौंडिया थी, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था आइजो से बात करने में, और उसका बस ध्यान पढ़ाई में था। वो फालतू की चीज जैसे घूमना फिरना मजे करना, ये सब में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ये सबको वक्त की बर्बादी समझती थी। अब वो उसे अलविदा बोल के निकल जाती है और आइजो सोच में पड़ जाता है। रात को AI अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसे आइजो की बातें याद आ रही थी और वो ये सोच के शर्मिंदा फील करती है
कि आखिर उसने उसकी उंगली अपने मुंह में क्यों ली। आइजो के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए वो बोर्ड पे नंबर लिखती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब वो और भी बहुत सारे नंबर लिखती है, लेकिन अब तो वो पिघल गई थी। क्या ही फायदा था। अगले दिन क्लास में वो आइजो को प्रपोज करती है, ये सोच के कि वो उसे मना कर दे, लेकिन आइजो तो इसी इंतजार में था। वो भी खुश हो जाता है और एआई को डेट पे ले जाने की बात करता है, लेकिन अब एआई उसे रिजेक्ट कर देती है और डेट के लिए मना कर देती है। ये देख आइजो एक चांस मांगता है और एक बार डेट पे चलने के लिए बोलता है, ये बोल के कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो बेशक तुम मुझसे रिश्ता तोड़ सकती हो और मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। अगले दिन आइजो डेट पे था, वो एआई का वेट कर रहा था। वो भी आ जाती है, जिसे देख वो काफी खुश होता है और दोनों अंदर निकल जाते हैं। वहाँ वो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, हंटेड हाउस जाते हैं, भूल भुलैया में घूमते हैं और एंड में वो लोग झूले में बैठते हैं, जहाँ एआई को डर लगता है ऊंचाई से, लेकिन आइजो उसका साथ देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और यही चीज एआई के लिए स्पेशल चीज बन जाती है। अब घूमने फिरने के बाद वो लोग अपने फोटोज देखते हैं, जहाँ आइजो उन फोटोज में से वो वाली फोटो खोजता है जिसमें एआई ने मजे किए, यानी उसे अच्छा लगा। लेकिन इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी एआई आइजो को रिजेक्ट कर देती है, ये बोल के कि मुझे माफ करना, ये दिन बेमतलब का था। जिस पे आइजो उन दोनों के सारे फोटोज जलाने की बात करता है और जलाने जाता है, तभी वो वही सीन याद करके उससे सारी फोटोज छीन लेती है। जिस पे आइजो बोलता है, थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था खोने को, लेकिन अब कुछ है जिसे खोने से तुम डर रही हो। उसकी बात सुन के वो उस मोमेंट को याद करती है जो उसने उसके साथ में बिताए और रो देती है। अब वो उसे बोलती है कि वो भी उसे प्यार करती है और आइजो का हाथ खींच के उसे किस कर लेती है, जिस पे आइजो लाल हो जाता है। अब वो अपनी तीनों गर्लफ्रेंड को उसका इंट्रो देता है, लेकिन उसकी तीनों गर्लफ्रेंड को इससे पहले की तरह कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मान जाती है क्योंकि ये काफी बार हो गया था, इसलिए उन्हें आदत सी हो गई थी। ये देख आइजो रोने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है। अब इस वीकेंड पे वो लोग कहीं जाने का प्लान करते हैं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।